First of all, let me mention some numbers all of you probably know already. That in the year 2023, according to the World Hunger Index, India ranked 111 out of 125 countries. That means it was almost at the bottom in terms of the incidence of hunger in the population. And there were only 14 countries which were above India. ये कितनी शर्म की बात है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कुछ NGOs तैयार करते हैं हर साल, उसमें 125 देश में से इंडिया का रैंक 111 है 2023 साल में। मतलब इंडिया के नीचे, भारत के नीचे सिर्फ 13-14 छोटे छोटे देश हैं जिसमें कुपोषण और भूखमरी ज़्यादा है। और ये इसके बावजूद कि ICDS जैसा प्रोग्राम अब 50 साल से चल रहा है हमारे देश में, तो हमारा हालत इतना बुरा क्यों है? और मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगी कि अगर हम पर कैपिटा ग्रेन कंजम्पशन लें, अनाज का कंजम्पशन अगर पॉपुलेशन से हम डिवाइड करें तो हर व्यक्ति को ऑन एवरेज कितना अनाज मिलता है? हमारा देश बिल्कुल नीचे है। अफ्रीका का फिगर हमसे ज़्यादा है। अफ्रीका consumption is higher than ours. The least developed countries' consumption is much higher than ours. And I am talking about the data from 2019, the year 20, latest data from the Food and Agriculture Organization of the United Nations. India is absolutely at the bottom. Now, ये per capita food grains consumption इतना अहमियत क्यों रखता है? Why is it important? Because in our population, 80% of the energy and protein intake comes from food grains alone. 80% जो डेली ऊर्जा और प्रोटीन का ज़रूरत पड़ता है एक एवरेज नागरिक को हमारे देश में, वो ये अनाज से ही आता है, जैसे गेहूँ, चावल और दाल। 80%। इसलिए ये बहुत ही अहम मेजर है पोषण और कुपोषण का हाल है। अच्छा, हम क्यों दुनिया में सबसे नीचे हैं? अफ्रीका के एवरेज से भी नीचे, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से भी नीचे। पहले तो थोड़ा सा इतिहास पर हमें जाना पड़ेगा। जो यहाँ के जो बहुत लोग बैठे हुए हैं, जैसे दीपा जी है, जैसे बिजू कृष्णन जी है, ये मैं हर बार मैं एक ही बात कहती हूँ, लेकिन इसको आपको बताना भी ज़रूरी है कि भारत ने जितना साल अंग्रेज़ों का गुलामी किया भारत के निवासियों ने, वो और किसी देश में इतना लंबा समय पर किसी ने नहीं किया। 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया। अब 200 साल वो हमारे पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करते गए, शोषित करते गए। और वो करते क्या थे? वो राजस्व लेते थे, मतलब टैक्सेस लेते थे। ज़्यादातर जो टैक्सेस है, जो कर है, वो हमारे पेजेंट्स एंड वर्कर्स से ही लेते थे और किसी से नहीं। इनकम टैक्स तो था ही नहीं उस वक्त। जो अमीर थे वो उस पर कोई टैक्सेशन था ही नहीं। तो ज़्यादातर जो कर लेते थे वो टैक्सेस वो लेते थे साधारण जो काम करने वाले हैं, गांव में काम करने वाले हैं, जो खेत मजदूर हैं, और जो शहर में काम करने वाले मजदूर हैं, उनसे ही लेते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए और डायरेक्ट टैक्सेस दोनों। और 30 to 40% का ये जो कर वो लेते थे, वो इस देश में खर्चा ही नहीं करते थे। उससे वो हमारे जो सामान खरीदते थे और
निर्यात करते थे अपने देश में, उसी टैक्स को लेकर उससे खरीदते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सामान उत्पादन करते थे उनको कुछ मिलता ही नहीं था, उनके अपने ही टैक्स से ये खरीदा जाता था। सो एक्चुअली दे वर नॉट पेड फॉर देयर goods they sold, that they exported. Now this meant that you had periodic famines. आपको आप विश्वास ही नहीं कर सकते हालत कितना बुरा था। जैसे बंगाल ले लीजिए, बंगाल में 1770 में एक भयानक भूखमरी हुआ, जिसमें बंगाल के 3 करोड़ का आबादी तक था, उसमें से 1 करोड़ लोग मारे गए भूखमरी से। और इसके बारे में हमारे ऐतिहासिक जो है, हमारे बुद्धिजीवी जो है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि वो अपना जो लिखते हैं वो विदेश में क्या लिखा जाता है उसके आधार पर ज़्यादातर लिखते हैं। और बंगाल के ये 1770 का जो फैमिली है उसके बारे में आपको कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ 2-3 लाइन है रमेश चंद्र दत्त की किताब में, और कहीं आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक प्रदेश का 30%, 33%, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन डाइड इन द फैमिली। और 1943 का फैमिली को सोचिए, अगेन बंगाल में अंग्रेज़ों का हुकूमत इस देश में शुरू हुआ 1770 का फैमिन से, और ख़त्म हुआ 1943-44 का फैमिन फिर से बंगाल में, जिसमें 30 लाख 3 मिलियन पीपल डाइड इन दैट, जिसमें कि 1 मिलियन वर चिल्ड्रन एज्ड 14 ईयर्स और लेस। तो 30 लाख में से 10 लाख बच्चे थे जो इस फैमिन में मारे गए in 1943-44, and that is not so long ago, just before independence. और इसके बारे में भी आपको कोई आलोचना, कोई एनालिसिस नहीं मिलेगा। इतिहास के पन्ने में बिल्कुल चुप, कोई इसके बारे में बोलते भी नहीं। तो आज़ादी के वक्त पर in 1946, just before independence, हमारा जो पर कैपिटा फूड ग्रेन कंजम्पशन था वो 137 किलोग्राम पर आ गया था। पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी गरीब देश नहीं है जिसमें इतना कम पर कैपिटा कंजम्पशन है जितना कि हमारा 1946 में था। और ये 1900 से 1946, ये 46 साल में 200 किलोग्राम पर ईयर पर कैपिटा से गिरकर 137 किलोग्राम पर ईयर पर कैपिटा हो गया बाय 1946। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि हमारा देश का जो हालत था वो दूसरे कॉलोनाइज देशों को से भी खराब था एट इंडिपेंडेंस। आप एशिया में दूसरे देशों को लीजिए, जैसे Egypt was also a colony. Pakistan was part of British India, so I am not saying Pakistan separately. या आप जावा को लीजिए जो कि इंडोनेशिया का कॉलोनी था, या वियतनाम जो कि फ्रांस का कॉलोनी था। You compare with all other countries at independence after decolonization. हमारे देश के जैसा खराब न्यूट्रिशन स्टेटस, खराब पोषण और किसी देश में नहीं था जितना कि इंडिया में था। ये भी आपको इतिहास की किताब में ये तथ्य आपको नहीं मिलेगा। तो जाहिर क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद इट वाज अ प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट टू improve the nutrition status of the population, and this was done very slowly through the government undertaking investment in irrigation, rural development, also setting up the Food Corporation of India to ensure price stability to farmers. तो धीरे धीरे ये जो अवेलेबल पर कैपिटल प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ने लगा। 137 किलोग्राम से 40 साल बाद, 45 साल बाद
by 1993 or so, it reached 184 kilograms. ये आंकड़े भी आप में से कुछ लोग बहुत बार मुझसे सुन चुके हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनको ये शायद मालूम नहीं होगा. And 184 kilograms was still the lowest in the world, because we had not got back to the level of 1900 even, which was 200 kilograms. We still had the lowest in the world, but at least it was better than 137 kilograms. फिर 1990s में क्या हुआ, आपको सभी को पता है. सो कॉल्ड उदारीकरण, नया अर्थनीति वगैरह, सो कॉल्ड लिबरलाइजेशन शुरू हुआ from 1991. From 1991 until today, we have had exactly the opposite trend in our food grain availability, production and availability. It has started falling. For the last 30 years, it has been falling. So for 40 years after independence, it rose. For the last 30 years, when neoliberal policies started, it started again falling back, just as had happened in the colonial period. ये क्यों हुआ? Because the neoliberal policies are nothing but neo-colonial policies. 1991 से जो policy शुरू हुआ, it completely reversed Nehruvian policies followed earlier. पहले बात तो ये है कि सरकार ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट, खासकर एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट में बड़ी कटौती आई. बिग कट्स इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, दैट इज सरकारी इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंडिया. दूसरी बात यह है कि देश को फिर से खोल दिया गया टू ट्रेड. निर्यात और आयात को इतना आसान कर दिया गया. और 40 साल से हमारा जो किसान है, जो मजदूर है, उनको कुछ प्रोटेक्शन मिल रहा था, क्योंकि सरकार ने फ्री ट्रेड वर्जित करके थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन उन्होंने को दिया. जैसे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कि आप गेहूं और चावल का निर्यात नहीं कर सकते थे जब तक कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका मांग पूरा नहीं होता. बाहर दुनिया में गेहूं चावल का दाम कितना भी चढ़ जाए, लेकिन निर्यात करना मना था. पहले अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सप्लाई करो, उसके बाद निर्यात. इसको प्रोटेक्शन कहते हैं. और भी कपास जैसे रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी, कपास बहुत ही ज़रूरी रॉ मटेरियल है. हमारे जो मज़दूर लोग मिल में काम करते हैं, जो हैंडलूम प्रोडक्शन में हैं, उस पर भी रोक था कि ग्लोबल मार्केट में जितना भी कपास का दाम चढ़ जाए, आप निर्यात नहीं कर सकते जब तक कि हमारे हैंडलूम सेक्टर, हमारे जो पावरलूम्स हैं, उनका जो मांग है वो पूरा नहीं हुआ. ये सब ख़त्म कर दिया गया फ्रॉम द 1990s. और इसके पीछे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सारे एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज, द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑल द OECD कंट्रीज, दैट इज इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज, उनका बड़ा प्रेशर था हमारे सरकार के ऊपर कि खोल दो, अपना ट्रेड खोलो, और भी खोलो, और भी खोलो. और ये प्रेशर अब भी चल रहा है. अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सरकार साइन करते जा रहा है. Again and again it is signing free trade agreements. Now it is signing more free trade agreements with the Trump government as well. Now when you have free trade, when you have unrestricted import and export, then what happens? हमारे जो मजदूर है और ख़ासकर जो किसान भी है, क्योंकि हमारे यहाँ से निर्यात क्या होता है, ज़्यादातर प्राइमरी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर से निर्यात होता है. उनको क्या करते हैं, उनका जो ग्लोबल मार्केट में जो दाम है वो उठता है और गिरता है. बहुत प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है. 2-3 साल में ग्लोबल प्राइस 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, फिर अगले 4-5 साल में वो फिर से क्रैश करेगा. यही है ग्लोबल प्राइसेस का नियम. वॉलेटिलिटी उसका बहुत ज़्यादा है. पहले जो प्रोटेक्शन था
और सरकार भी किसानों से खरीदता था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से कहता था कि आप जितना भी चाहें हमें बेच सकते हैं, बेचना या ना बेचना आपके ऊपर है। आप प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर बेचना चाहेंगे तो हम आपसे खरीदेंगे विदाउट लिमिट एट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और कमोडिटी बोर्ड्स जो थे, बेंगलोर में उनका हेड ऑफिस था, उससे भी किसानों को जो टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस वगैरह है जो जिसका उत्पादन ज़्यादातर साउथ इंडिया में है और कुछ तो नॉर्थ बंगाल, असम में भी है, चाय वगैरह का, तो उससे किसानों को बड़ा लाभ मिलता था। क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी है प्राइसेस का चढ़ाव उतराव, वो उनका सामना उनको नहीं करना उससे उनको बचत मिला। लेकिन 1999 से ये सब खत्म कर दिया गया और आप क्या देखते हैं, 1997 से किसानों का सुइसाइड शुरू हो जाता है। हर साल 15 से 17-18 हज़ार किसान सुइसाइड करने लगते हैं। और सुइसाइड इसलिए व्हाट वी कॉल डेट इंड्यूस्ड सुइसाइड। सुइसाइड वैसे भी एक नॉर्मल लेवल होता है, लेकिन एबनॉर्मल लेवल पर पहुंच गया इसलिए कि जो किसान ने इन्वेस्ट किया है कपास में या दूसरा कुछ में, जब प्राइसेस बढ़ रहा था, अचानक प्राइसेस गिरने के बाद वो अपना लोन रिपे नहीं कर सकते और इसलिए उनका एक डेट ट्रैप जैसे बन गया। कर्ज में डूबते रहे किसान, कर्ज में डूबते रहे, इतना हद तक कि सिर्फ छोटे किसान ही नहीं, मछली वर्ग के किसान या कुछ धनी किसान भी कर्ज में बिल्कुल डूब गए और सुइसाइड के अलावा उनके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। सो ये पूरा जो न्यू लिबरलिज्म का जो इतिहास है पिछले 30 साल का, इट हैज़ बीन अ कंप्लीट डिज़ास्टर फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। और क्योंकि हमारे यहाँ से निर्यात नॉन फूड ग्रेन्स का बढ़ता रहा, जो ज़मीन किसान पहले फूड ग्रेन्स में डालता था, ज़्यादातर ज़मीन थोड़े थोड़े स्लोली, नॉट ऑल एट वंस, स्लोली कपास में जो है सब्ज़ी निर्यात के लिए, फूल निर्यात के लिए धनी देशों तक इसमें शिफ्ट होता रहा। तो हमारा जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन वो गिरता गया, पर कैपिटा फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन लगातार गिरता गया 30 सालों से। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी फॉर कंजम्पशन जैसे मैंने बताया गिरता गया। अब क्या हालत है, अब 172 किलोग्राम तक पहुंचा, 100, और वो भी काफ़ी सुधार के बाद पिछले 5-6 साल में हमारा उत्पादन बढ़ा, काफ़ी सुधार हुआ। एक वक्त पर तो हमारा 2005 तक, 5 अगर हम लेते हैं तो ये जो गिरावट आया था 161 तक गिर गया था, 161 kilograms from 184 before liberalization। तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, अब 172-173 तक पहुंचा, ठीक है। लेकिन दिस इज स्टिल 12 kilograms per capita below the level of 1993, and this 172 kilograms is the same level we had 100 साल पहले in 1925. We are now in 2025. This is the level we had in 1925 in the colonial period. तो आपको शायद ये सब जानने के बाद शायद आश्चर्य नहीं हो कि भारत क्यों बिल्कुल नीचे है, सारा दुनिया में बिल्कुल बॉटम पोजीशन, अपार्ट फ्रॉम 14 countries, very small countries, some located in Latin America, mainly located in Africa, sub-Saharan Africa. उनके अलावा India is absolutely at the bottom in terms of per capita consumption of food grains. और हमारा नेशनल सैंपल सर्वे की जो डेटा है वो भी बताती है कि लगातार पर कैपिटा कैलोरी और प्रोटीन इंटेक में गिरावट आता गया over the last 30 years of neoliberal reforms. तो ये जो सिचुएशन है काफ़ी गंभीर है और ये सब मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि
आपको ये एहसास हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कुपोषण के लिए कोई नोबेल प्राइज़ किसी देश को मिलना चाहिए, वो भारत को मिलना चाहिए। इस देश से ज़्यादा कुपोषित लोग और कहीं नहीं। सारा दुनिया के जितने कुपोषित बच्चे हैं उनमें से 1/3 सिर्फ भारत में ही, जो कि आप जैसे कि आपको मालूम है। तो सरकार क्या कर रही है इसके बारे में? ICDS हैज़ अ गुड हिस्ट्री, जैसे कि आपका ये हैंडआउट में बताया गया। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट में काफ़ी गिरावट आया है, और जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके हाल में भी थोड़ा सा सुधार आया है, इसके बारे में कोई शक नहीं। लेकिन what the government is doing now is to cut back on all social sectors, चाहे वो जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों सोशल सेक्टर्स में आते हैं। दोनों में भारी कटावट हुआ है। ये हाल ही में जो कॉमरेड तपन बता रहे थे, जो बजट पेश किया गया लास्ट मंथ, उसमें सोशल सेक्टर्स में कटौती किया गया। और the allocation for ICDS also has been cut. Allocation for Ministry of Health and Family Welfare has been cut as a proportion of GDP. So all these social sector expenditure is being cut. तो आपके आगे जो संग्राम है वो बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now why is the government doing this? It is doing this because it is more keen on showing the world that India is becoming a big power than in addressing poverty and hunger of its own people. इनका वैल्यूज जो है सब गलत है। अल्टीमेटली इट्स अ मॉरल क्वेश्चन ऑल्सो, कि अगर हम बड़े बड़े सड़क बनाएंगे, ऊंची इमारत बनाएंगे, ढेर सारे पैसा खर्चा, करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बनाने में, बड़े बड़े स्टैचूज बनाने में, तो ये सबको दिखाई देता है। लेकिन अगर बच्चों का कुपोषण का हाल में सुधार आए, अगर स्टंटिंग, लो वेट फॉर एज, लो हाइट फॉर एज, जो कि हमारे 1/3 से भी ज़्यादा बच्चे जिसके शिकार हैं, इसमें अगर सुधार आए तो वो किसी को दिखाई नहीं देता, दुनिया को दिखाई नहीं देता। तो ये सरकार के लिए ये अहमियत रखता है कि जो दिखाई देना है चीज़ है वो हम करेंगे, उसमें करोड़ों डालेंगे, लाखों, करोड़ क्या, lakhs of crores of rupees are going to be put in this, which serves whom? These expenditures serve only the rich. तो इस बजट में सरकार ने क्या किया? सो कॉल्ड मिडिल क्लासेस को टैक्सेस से छुटकारा दे दे। यू डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस। अच्छा, अगर टैक्सेस आप नहीं लोगे तो खर्चा कैसे करोगे? ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन नेसेसरी इन्वेस्टमेंट एंड ऑन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। अगर आप टैक्सेस कट करोगे तो आपको इसमें कटौती करना पड़ेगा, सो एज नॉट टू हैव अ वेरी लार्ज बजट डेफिसिट। तो वो यही कर रहे हैं। एंड बाय द वे, जो सरकार मिडिल क्लासेस कहते हैं, जिसको मिडिल क्लासेस कहते हैं, वो मिडिल क्लासेस नहीं है। दे आर द टॉप 5% ऑफ द पॉपुलेशन। Less than 5% of the population pays taxes. More than 95% are too poor to pay any taxes, even earlier. तो middle classes is a wrong term. मध्य वर्गीय नहीं है, जिसको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं सरकार, वो मध्य वर्गीय नहीं है। They are the top 5% of our population. In fact, even the super rich are getting tax breaks. आखिरी तो बहुत आसान है। अगर हम सचमुच चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से कुपोषण दूर कर सकते हैं। बहुत आसानी से भारत का जो स्तर अब है, कितना शर्मनाक स्तर है, बिल्कुल नीचे की तरफ, उसे हम उठा सकते हैं कम से कम 50 तक। कैसे?
अगर हम जो इंडिया में सुपर रिच है, बाय द वे सुपर रिच का मतलब है द टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन, आई एम कॉलिंग देम सुपर रिच. Top 1% of the population now has more than 20% of the nation's entire GDP. सारा देश में जो GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 22% सिर्फ टॉप 1% के हाथ में है. और अगर आप एसेट्स देखेंगे तो 40% of all assets, by asset what do we mean? We mean land, ownership of land, of buildings, factories, and we also mean financial assets. Okay, shares, bonds, total assets आप लेंगे तो 40% of the total assets in this country is in the hands of the top 1% of the population. अगर आप उन पर 2% वेल्थ टैक्स लगाएंगे, 2% ओनली, और उनके पास इतना धन है, इतना वेल्थ है, ये 2% उसके लिए कुछ नहीं है. एक मच्छर अगर आप उसको काटेगा तो उसको ज़्यादा दर्द होगा. 2% अगर आप उनसे लेंगे उसको कुछ नहीं पता चलेगा. अगर आप 2% उन पर वेल्थ टैक्स लगाएंगे और इनहेरिटेंस टैक्स 1/3 लगाएंगे. अब इनहेरिटेंस टैक्स के नाम पर कुछ है ही नहीं हमारे देश में. हर देश में है लेकिन हमारे देश में नहीं है. तो वी कैन रेज an extra 10% of GDP through taxes and spend this 10% of GDP on education and on improving the nutritional status of our population. We can get rid of undernutrition. We can get rid of child stunting, child malnourishment. We can get rid of the shameful record. मैं एक और स्टेटिस्टिक देकर मेरा मुझे जो बोलना है कमेंट करती हूँ, तो है इफ़ यू लुक एट द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4-5 साल के अंतर होता है. लास्ट फैमिली हेल्थ सर्वे वॉज 2019 to 21 it was carried out. Because of the pandemic, it took 3 years to complete. Lockdown and so on. And the previous family health survey was in last one was 2019 to 21, and the previous one 2015 to 16. तो हम 2015-16 का स्टेटिस्टिक अगर कंपेयर करें with the midpoint of 2019-21 which is 2020, so 2015-2020 आप कंपेयर कर रहे हैं, फिर आप देखें कि एनीमिया का जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ गया. बच्चों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो कि जिनमें पहले 5 साल पहले a little less than 60% of the children were anemic. By 2020 almost 70% of them were anemic. और सोचने की बात यह है कि एनीमिया भी अलग अलग किस्म का होता है. लो ग्रेड एनीमिया होता है, मॉडरेट टू सिवियर एनीमिया होता है. और जो मॉडरेट टू सिवियर एनीमिया है वो ज़्यादा बढ़ गए बच्चों में जस्ट ये 5 साल में. डिस्पाइट ICDs, डिस्पाइट एवरीथिंग, दैट इज earlier 30.6% of children up to 5 years had moderate to severe anemia. By 2020, 38% had moderate to severe anemia. It's a big rise. It's an 8 percentage point rise. 8% of all children now had more moderate to severe anemia. और अगर आप mothers के हाल देखें, women up to the age of 49 years is the sample. Then in 2015, 53% of them were anemic, and that is a very high figure. 53% of all women anemic. By 2020, 57% of them were anemic, and again, moderate to severe anemia had increased. Now, ICDs का मकसद क्या है? वो है बच्चों में कुपोषण कम करना, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स का
जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाना, ऑपोजिट इज हैपनिंग. Yes, child mortality rate, infant mortality rate has dropped a little over this period, but it is still very, very high. और अगर सरकार ऐसे बजट पे कटौती लाएंगे और भी कम खर्चा करेंगे ये सब प्रोग्राम्स पर, तो आप ये जाहिर है कि अगले 5 साल का जो आंकड़े हैं वो और भी खराब दिखेगा और भारत का जो पोजीशन है वो और भी नीचे चला जाएगा. कौन कह सकता है कि हमारा पोजीशन 111 नहीं, शायद 102-3 होगा. राइट, रियली राइट एट द बॉटम आउट ऑफ ऑल द 125 कंट्रीज. तो मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है. धन्यवाद मुझे ये बातें सुनने के लिए. और आपका जो काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. आप पूरे जोश और पूरी शक्ति से उसको बढ़ाते जाइए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसका कोई मतलब हम उसके ऊपर कोई मोल ही नहीं रख सकते. और जो संघर्ष में आप जुट गए हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप खुद अपना जो सैलरी है उससे अपने बच्चों को ठीक से पोषण नहीं दे सकेंगे, तो दूसरे गांव में और अलग जगह में आप कैसे क्या काम कर सकते हैं. सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए. इनकलाब जिंदाबाद.